Cares uploads educational and informational videos related to health and medical topics. If you would like to get such kind of अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के छठे, सातवें और आठवें महीने के बारे में कि अगर ये महीने होंगे आपके प्रेगनेंसी के तो इन महीने में आपको क्या फीलिंग्स होंगी, इसमें आपने क्या प्रिकॉशंस करनी है, सब कुछ मैं आपके साथ इस एक ही वीडियो में शेयर करूँगी। तो बात करते हैं सबसे पहले छठे महीने के बारे में। 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में यानी कि हमल के छठे महीने में क्या कुछ होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं और क्या प्रिकॉशंस होती हैं या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले जो आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि बच्चे का साइज़ और उसका वेट, लेंथ वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चे का वज़न क्या होता है, तो इस वक्त जो है वो बच्चे का वज़न 1 से 2 पाउंड के बीच में होता है। इसमें जेनेटिक फैक्टर शामिल होता है। कुछ मदर्स के बेबी हेल्दी होते हैं और इसी वजह से उनका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो बच्चे स्टैंडर्ड वेट है जिनका वो है 1 से 2 पाउंड के बीच होता है। बच्चे की लेंथ की बात करें तो जिसको हम CRL कहते हैं यानी क्राउड लंप लेंथ, इसको इंचेस में बताएं तो 8 से 9 इंचेस तक इसकी लेंथ होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स यानी इलामात के बारे में कि छठे महीने में औरत में क्या-क्या तब्दीलियाँ आती हैं या उसको क्या-क्या फीलिंग्स आती हैं। इसमें क्या-क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेग्स क्रम्प्स के बारे में, यानी टाँगों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। ये वज़न बढ़ने की वजह से होता है और खून की सप्लाई ठीक से ना पहुँचने की वजह से ये होता है। इसका एग्ज़ैक्ट रीज़न तो आज तक डॉक्टर्स नहीं बता सके और ना ही ये मालूम है। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ास्ट हार्ट बीट की। जैसे कि आपको मालूम है कि खून की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है और जो आपकी हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि दिल को काम ज़्यादा करना पड़ता है, तेज़-तेज़ काम करना पड़ता है। ऐसे में जो दिल की धड़कन है वो पहले से बढ़ जाती है। हॉट फ्लैशेस यानी कि गर्मी का महसूस होना, आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ प्रोड्यूस का काम हो रहा होता है, कैलोरीज़ इनटेक हो रही होती हैं और जिसकी वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। इतनी आम रूटीन में नहीं होती, इसलिए प्रेग्नेंट औरत को गर्मी ज़्यादा लगती है और ये डिलीवरी होने के साथ ही ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप ठंडा पानी पिएँ या ढीले कपड़े पहनें या ठंडे एनवायरनमेंट में रहें। डिज़ीनेस यानी कि ग़ुनूदगी, खून की जो सर्कुलेशन है इसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो ब्लड का फ़्लो है ऊपर वाले पोर्शन में यानी हेड एरिया में ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ग़ुनूदगी का एहसास होता है। वेरिकोस वेन्स, आपको मालूम है कि जिस्म में खून की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से और यूट्रस को खून ज़्यादा देने की वजह से वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से कई दफ़ा ये नुमायाँ होकर जिल्द में नज़र आने लग जाती हैं। ये आपको बाजुओं पे और टाँगों पे या मुख्तलिफ़ एरियाज़ पे नज़र आ सकती हैं। इनको वेरिकोस वेन्स कहते हैं। इनका रंग आम तौर पर नीला होता है और ये भी प्रेगनेंसी ख़त्म होने के साथ-साथ ही या फिर आफ्टर डिलीवरी ये ख़त्म हो जाता है। स्लीपलेस नाइट, ज़्यादातर औरतों को ये मसला होता है, इनको नींद नहीं आती, इसको इंसोम्निया कहते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। एक तो बच्चा रात को मूवमेंट करता है जिससे माँ की नींद बार-बार खुल जाती है और कुछ हार्मोन के फैक्टर्स होते हैं जिससे माँ को नींद नहीं आती। इसमें आपको ये करना चाहिए कि कुछ रिलैक्सिंग स्टेप करने चाहिए और कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं वो आप देख लें और वो आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके कर लें। बैक पेन यानी कि कमर में दर्द, जूं-जूं आपकी यूट्रस की तरफ दर्द बढ़ता जाता है, आपकी कमर में हल्का-हल्का बैंड आना शुरू हो जाता है। इस बैंड के साथ आपकी कमर पे लगे हुए जो लिगामेंट्स होते हैं, इनमें स्ट्रेस आ जाता है जिससे आपको कमर में दर्द होता है। कई को 5वें या छठे महीने में ज़्यादा दर्द होता है। इचीनेस यानी कि ख़ारिश महसूस होना, आपको मालूम है कि जब पेट का साइज़ ग्रो होता है तो पेट के मसल्स हैं उनको थोड़ा लूज़ होना पड़ता है और लूज़ होने से जो ख़ारिश या इचिंग होती है स्किन के खुलने की वजह से, वो ख़ारिश आपने नहीं करनी वरना आपको स्ट्रेस मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको किसी ऑयल के साथ मसाज करने की ज़रूरत होती है।
स्नोरिंग यानी कि खर्राटे। कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट औरत के हार्मोन्स हैं उनकी वजह से आपके नेक और हेड के जो मसल्स हैं वो लूज़ होते हैं और इसकी वजह से आपको सोते में खर्राटे आते हैं। लेकिन एक प्रिडिक्शन ये भी की जाती है कि जिन लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनको सोते में खर्राटे आते हैं। इसका एक प्रॉपर टेस्ट किया जाता है जिसमें डिज़ीज़ डायग्नोज़ हो सकती है। हंगर क्रेविंग या भूख का एहसास, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, आप ओवरऑल जो नौसिया है उसकी फीलिंग से बाहर निकल गई होती हैं तो आपको अमाउंट में ज़्यादा खाने की ज़रूरत महसूस होती है और आपका दिल भी करता है मीठी चीज़ें खाने का। कुछ चीज़ें बहुत अक्लमंदी के साथ चूज़ करनी है। ऐसी चीज़ें ना खाई जाएँ जिनसे आप ओवरवेट हो जाएँ और प्रेगनेंसी के बाद कोशिश के बावजूद भी आप वेट को कंट्रोल ना कर सकें। एडिमा यानी कि सोजन, आपकी जो स्किन है उस पे सोजन होती है। जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जाने वाली होती हैं तो आपकी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आपको नज़र आती है, जैसे कि आपके एंकल में, टखनों में या टांगों में, बाजुओं में, हाथों में। और टांगों में आपको लगे कि सोजन हो गई है तो उसमें आपने यही करना है कि आप इनको ऊंचाई पे रखें और लटका कर ना बैठें। और अगर आपको ये फील हो कि आपकी ये जो टांगों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है तो इसका एक रीज़न हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। आप अपने डॉक्टर से एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवा लें। हार्टबर्न आपको होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो आपके टोटल डाइजेशनल ट्रैक को रिलैक्स कर देते हैं। इसके रिलैक्स होने की वजह से स्टमक और इसोफेगस के दरमियान जो वॉल होती है उसको ये रिलैक्स कर देता है और रिलैक्स होने की वजह से वो प्रॉपर टाइम पे बंद और खुलता नहीं है। इससे मैदे में जो तेज़ाबी पानी होता है वो ऊपर की तरफ आ सकता है जिससे आपको बर्निंग का एहसास होता है। इसके लिए आपको मुनासिब वक़्त की ज़रूरत होती है और खाने के दौरान आपको वक्फ़ा करने की ज़रूरत होती है, यानी कि आप एक ही बार में ना खाएं बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके थोड़े वक्फ़े के बाद खाएं। अब हम बात करते हैं बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट के बारे में। इस बारे में हर प्रेग्नेंट औरत जो है तो वो जानना चाहती है कि छठे महीने में बच्चे में क्या-क्या तब्दीलियाँ आती हैं। पहले तो बात ये है कि वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। दिन ब दिन उसके बॉडी ऑर्गन्स तो बन लेकिन लंग्स अभी प्रॉपर डेवलप नहीं होते। स्किन, बच्चे की स्किन और मसल्स काफ़ी हद तक पुख्ता हो जाते हैं या जिनको आप कहते हैं मैच्योर हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चा मूवमेंट करता है जिसमें वो किक्स भी लगाता है और घूम भी सकता है और मछली की तरह स्विम भी कर सकता है, तो ये आपको फीलिंग्स आती हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं कि जो बच्चे का फेस है उसके सारे फीचर्स काफ़ी हद तक नुमायाँ हो गए होते हैं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अगर आप देखें तो पहले तो आपके बच्चे की पोजीशन मालूम हो जाएगी और दूसरा आपके बच्चे के फीचर्स मालूम हो जाएंगे, जिसमें ख़ास तौर पर ये शामिल होता है कि बच्चे का जो सर है वो बच्चे के जिस्म के हिसाब से एक मुनासिब तनासब में आ जाता है, आइडियल आना शुरू हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा सेंस ऑफ लाइट जो है वो बच्चे की वो लाइट और डार्कनेस में तमीज़ कर सकता है, यानी कि अगर आप एकदम से टॉर्च पेट की तरफ मारें तो बच्चा रोशनी से एकदम मूव करके अंधेरे की तरफ जाना चाहता है। इसी तरह अंधेरे को भी पहचान सकता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे की जो फ़ीचर्स हैं वो डेवलप होते हैं, उसमें कौन-कौन से फ़ीचर्स हैं, जैसे कि आई लैशेज़, आईब्रोज़, बालों का बनना। जो बाल हैं बच्चे के वो डिपेंड करते हैं उनके जेनेटिक्स पे। कुछ बच्चों के बहुत ज़्यादा बाल बनते हैं और कुछ के बिल्कुल भी नहीं बनते और कुछ बच्चे बिल्कुल ब्लैड यानी कि गंजे होते हैं। इस स्टेज में बच्चे में वाइट ब्लड सेल्स भी बन जाते हैं, यानी कि बच्चा बीमारियों के साथ अब लड़ सकता है। बल्किंग अप, बच्चे में वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले एक नाज़ुक सा भीम जैसा होता है, अब जो है वेट गेन करने से उसका जो साइज़ है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। इसके मसल्स, ऑर्गन्स और हड्डियाँ बढ़ने लग जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि छठे महीने में हामला औरत को क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो है वो जंक फूड को बाय बाय कह देना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप
घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाने की आपको ज़रूरत है। फिर आपको फूड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, जो आपकी डॉक्टर्स आपको दवाइयों की सूरत में देती है, जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम शामिल हैं। ये आपने लाजमी लेनी है, इसमें आपने बेहतियाती नहीं करनी। आमतौर पर आप इन दवाइयों को ध्यान से नहीं लेती, जिसकी वजह से बाद में मुख्तलिफ तरह की डेफिशिएंसीज़ होती हैं। फ्रूट्स खुराक में आपको डिफरेंट चीज़ें शामिल करनी हैं, जिसमें फल वगैरह होते हैं जो शामिल करने हैं। अब फलों में आप नाशपाती, खुबानी, चेरी, अमरूद, अंगूर, बेरीज़, सेब, आम और अनानास खा सकती हैं। इन चीज़ों में वाफ़िर मिक़दार में एंटीऑक्सीडेंट होता है और मिनरल्स भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सब्जियों में आपको गाजर, चुकंदर, पालक, घिया कद्दू, टमाटर, प्याज और ब्रोकली खानी है, जिससे आपको काफ़ी मिक़दार में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अब इस स्टेज में जो है आपको जो टेस्ट करवाने हैं वो कौन-कौन से टेस्ट की ज़रूरत होती है, वो जब आप सबसे पहले चेकअप के लिए जाती हैं तो आपका बीपी चेक किया जाता है, फिर आपका जो वेट है वो चेक किया जाता है, यूरिन का टेस्ट आपको डॉक्टर्स जो है तो वो देती हैं ताकि यूरिन में आपकी शुगर और प्रोटीन की मिक़दार को चेक कर सकें। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को चेक किया जाता है, आपको खाली पेट 1 ग्लास ग्लूकोज़ का पिलाया जाता है और 2 घंटे के बाद इसकी रीडिंग ली जाती है। फिर आपकी फंडल हाइट नापी जाती है, यूट्रस की और फीटस की पोजीशन यानी कि इसका सर किस तरफ है ये देखा जाता है, यूट्रस का साइज़ देखा जाता है, हाथ-पाँव पे स्वेलिंग को देखा जाता है। अब बात करेंगे कि व्हाट टू डू, यानी कि अब छठे महीने में इस हामला ख़वातीन को क्या करना चाहिए एंड व्हाट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो प्रेग्नेंट औरत है वो इन तमाम बातों को गौर से सुने और फॉलो करे। एक्सरसाइज़ आपको रेगुलर करनी चाहिए। एक्सरसाइज़ का मतलब सिंपल वॉकिंग भी हो सकता है। आपको कैकल एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है जो कि यूरिन को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। स्लीप, इसके बाद आपको कम से कम 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि कंटिन्यूअसली नींद लें, अधूरा सोने से आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ट्राई करें कि आप हमेशा अपनी राइट साइड की तरफ सोएं या लेफ़्ट साइड की तरफ सोएं। सीधा मत लेटें, इस तरह लेटने से आपके रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपके बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर आपको उल्टी तरफ लेटना चाहिए, यानी कि लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा लेटना चाहिए ताकि आपकी जो किडनी है वो ठीक तरीके से काम कर सके। रिलैक्सिंग, बॉडी को आपने रिलैक्स रखना है, इस तरीके से लेटना है कि आपके जिस्म पर कम से कम स्ट्रेस हो और अगर आपके हाथ पाँव वगैरह में खिंचाव है या किसी किस्म का दर्द है तो आप अपनी डॉक्टर से पूछकर विटामिन B6 को भी अपनी खुराक में शामिल कर सकती हैं ताकि आपको जो तरह-तरह की दर्दें हैं वो ना हों। फिर आप प्रेगनेंसी से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, डिलीवरी के लिए होती है जो कब होगी, कैसे होती है और इसके साथ एहतियात क्या होती है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको जो है तो इससे अवेयर होना ज़रूरी है क्योंकि जो नई माँ होती है वो छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान हो जाती है। फिर आपको पॉजिटिव माइंड रहने की ज़रूरत है, मुस्बित रहें, अच्छा सोचें, तिलावत करें, नीम गर्म पानी से नहाएं, खुश रहें और अच्छा-अच्छा सोचें। तो इससे आपके बच्चे के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अब कुछ टिप्स होने वाले बाप के लिए, ज़रूरी है कि इस सफ़र में वो आपके साथ रहें, हर चेकअप में आपके साथ रहें, उनको अपने नॉलेज में रखें कि डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है ताकि वो आपको याद कराते रहें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसके अलावा उसे चाहिए कि आपके एनवायरनमेंट का ख़्याल रखें कि आप स्ट्रेस ना लें और एक्सट्रीम एग्जॉशन ना करें। ये चीज़ें हस्बैंड आपके साथ कोऑपरेट करेंगे तो आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी का जो 7वां महीना है, 7वें महीने में क्या होता है इस मंथ में, क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिम्पटम्स यानी कि इलामात। तो वो कौन सी इलामात हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपका 7वां महीना शुरू हो गया है। ये बहुत कॉमन चीज़ है। इनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो है सियाटिका, जिसे जब प्रेग्नेंट के यूट्रस पे जब वेट पड़ता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो सियाटिक नर्व होती है जिसकी वजह से कमर से दर्द शुरू होता है, टांग की तरफ जाता है और आप इसको जो है ख़ुद से एसेस नहीं कर सकती जब तक आपकी डॉक्टर आपको ना बताए कि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम हो गई है।
अगर डॉक्टर डायग्नोस कर देती है तो sciatica है, तो आप इस पर गर्म या ठंडे पैक लगा सकती हैं ताकि आपको इससे रिलीफ मिल सके, लेकिन ये टेम्पररी होता है और वक्त के साथ ठीक हो जाता है। पेल्विक पेन यानी कि कूल्हों में दर्द, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो अब लेबर के लिए तैयार होना शुरू हो रही होती है, तो इसमें जो चेंजेस आ रहे होते हैं, वज़न बढ़ रहा होता है, तो इसलिए आपको पेल्विक में पेन हो रहा होता है। कॉन्स्टिपेशन होने की जो रीज़न है वो ये है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की ज़्यादती की वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो रहा होता है, जिसकी वजह से पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होती है और फूड जो है वो स्लो छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें। ब्रिक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन यानी कि कभी-कभी आपको पेट में अकड़ाव महसूस होता है, जैसे गैस से पेट तना हुआ हो और थोड़ी देर के बाद नर्म महसूस हो, तो इसको कहते हैं ब्रिक्सन हर्ट्स हिक्स कंट्रैक्शन, और ये भी कॉमन है। फटीग यानी कमज़ोरी, आपको फटीग की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पहले 2 ट्राइमेस्टर में तबीयत इतनी बोझिल नहीं होती जितनी अब होती है। अब आपके पेट पे वज़न जो है वो ज़्यादा हो गया है। ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, ये भी कॉमन सिम्पटम है, ये भी हो सकता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। और याद रखिए कि ये सारे सिम्पटम्स होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर इनमें से आपके अंदर कोई सिम्पटम हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़िकल्ट वॉकिंग यानी कि अब आपको चलने में दुश्वारी होगी क्योंकि आपका पेट बाहर की तरफ निकल आता है, जिससे आपको चलने में मुश्किल पैदा होती है। बैक पेन या कमर दर्द आपको बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जैसे-जैसे वज़न बढ़ता है, आपकी कमर की हड्डी पर वज़न का प्रेशर पड़ता है और आपकी जो कमर के मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, इस वजह से आपको कमर में ज़्यादा दर्द महसूस होता है। मूड स्विंग्स यानी कि मिजाज में तनाव, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ जाना, ये चीज़ें कॉमन हैं इस महीने में भी, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी पेट में बेआरामी, अगर आपको मुख्तसरन से मूवमेंट या पेन की वजह से खिंचाव महसूस हो तो ये भी कॉमन है। चेंजेस इन बॉडी, 7वें महीने में आपकी जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जो कि हम इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट बेंडिंग होती है, यानी मुश्किल से आप से झुका जाता है, और अगर आपको कोई चीज़ झुक कर उठानी पड़े या कोई काम ऐसा करना पड़े कि जो चूँकि अब आपका पेट आगे आ जाता है तो आपको झुकने में मुश्किल पेश आती है। ब्लोटिंग यानी आपके पेट में तनाव होता है जो आपको वाज़े महसूस होता है। आपको बहुत ज़्यादा गैस वाली फीलिंग होती है, ये भी कॉमन है। हॉट फ्लैशेस यानी गर्मी का लगना, आपको आम लोगों से ज़्यादा गर्मी लगेगी, इसका रीज़न हार्मोन्स हैं और ब्लड की बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन है। इन 2 चीज़ों की वजह से आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, ये भी ठीक हो जाएगी जब आपकी प्रेगनेंसी ओवर होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पेशाब ज़्यादा आना, आपकी यूट्रस का जो वज़न है बढ़ने की वजह से आपका ब्लैडर दब जाता है, जिससे इसमें कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे ही इसमें थोड़ा यूरिन इकट्ठा होता है तो आपको पेशाब की हाजत हो जाती है, इसलिए आपको बार-बार जाना पड़ता है क्योंकि आपका ब्लैडर ज़्यादा पेशाब जो है वो स्टॉक नहीं कर पाता। ब्लैक निपल्स आपके ब्लैक हो जाते हैं, और अगर नहीं हुए तो अब हो जाएंगे क्योंकि ये कॉमन चेंज है, ये भी प्रेगनेंसी के बाद ओवर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जूं वज़न बढ़ता है तो आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ चीज़ों का तनासब ख़राब होने लगता है, जैसे कि आपको हाई बीपी हो सकता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करना ख़ुद सीखें। वेरिकोस वेन्स, कई ख़वातीन में या कई हामला ख़वातीन में वज़न बढ़ने की वजह से वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी प्रेगनेंसी के साथ ओवर हो जाएगी। स्लो वॉक, आप धीमी रफ्तार से चलने लग जाती हैं, आप तेज़ चलना भी चाहें तो नहीं चला जाता, ये भी एक टेम्परेरी चेंज आ जाता है। लो आयरन लेवल, चूँकि आप 3rd ट्राइमेस्टर में दाखिल हो चुकी हैं तो आपके जिस्म में लगातार आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी और इसको भी आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ब्रेस्ट चेंज यानी छाती में दूध उतर आता है, लाइट येलो कलर का एक लिक्विड होता है वो जो छाती से निकलता रहता है, इसके लिए आपको पैड्स की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा कई ख़वातीन को छाती एक्स्ट्रा नर्म हो जाती है, ये भी एक वक्ती चेंज है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छे साइज़ की कंफर्टेबल ब्रा पहनें और सोते हुए भी पहनें ताकि आपको छाती नर्म होने की वजह से जो दर्द होता है वो ना हो। स्लीपलेस नाइट,
यानी नींद का ना आना, आपको रात के टाइम नींद नहीं आएगी क्योंकि एक तो आपके जिस्म में दर्दें ज़्यादा हो रही होती हैं और दूसरा आपके जो हार्मोन्स हैं चेंजेस वो आपको सोने नहीं देते। ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों से खून आ सकता है क्योंकि आपकी जो ब्लड की सप्लाई है वो ज़्यादा होती है और इसी वजह से आपके मसूड़े नरम हो जाते हैं और ये ज़रा सी टचिंग से आपके जो ब्लीडिंग है वो गम्स में स्टार्ट हो जाती है। एक्सेस लाइवा, आप जो है तो आपके मुँह में थूक जो है तो वो ज़्यादा आने लग जाता है और म्यूकस से वो ज़्यादा मिकदार में बनने लगता है। डिज़ीनेस, आपको सर में हल्कापन या ग़नूदगी का एहसास हो सकता है, ये कॉमन है और ये आपको पहले भी होता रहा होगा और अब भी होगा। डिस्चार्ज यानी मवाद का अखराज, ये भी हो सकता है, कुछ औरतों में कम और कुछ औरतों में ये ज़्यादा हो सकता है और अगर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हेमोराइड यानी कॉन्स्टिपेशन के बाद अगर आपको हेमोराइड का मसला हो सकता है और हार्ट बर्निंग का मसला भी हो सकता है, इसके लिए आपको फाइबर फूड्स और पानी का इंटेक ज़्यादा करना होगा। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ये एक मज़ेदार टॉपिक है जो आप इसलिए जो आप सब जो है इस महीने में जानना चाहती हैं कि बच्चे में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ बेबी, बच्चे की हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 46 सेंटीमीटर यानी कि 46 सेंटीमीटर होती है और ये लेंथ सर से लेकर पाँव तक होती है। वेट ऑफ बेबी, फिर बच्चे का वज़न है जो 900 से 1000 ग्राम तक होता है, यानी ये बच्चा अभी 1 किलो का हो गया होता है। ब्रेन, दिमाग की जो ग्रोथ है वो अभी अच्छी खासी होती है और दिमाग जो है वो प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर देता है। इसलिए के लिए बच्चे को मुख्तलिफ सेंसेस आ जाती हैं, जैसे आवाज़ की सेंस, खुशबू की, बदबू की सेंस, देखने की, इस तरह से आ जाती हैं। मूवमेंट, बच्चा हरकत करता है और उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इसको ज़्यादा जगह नहीं मिलती हरकत करने के लिए तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है और हरकत करता है बच्चा। सेंस ऑफ हियरिंग, यानी बच्चे के सुनने की जो हिस्स है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए औरतों को रिकमेंड किया जाता है कि वो जो 7वें महीने में है हामला है वो अच्छी बात करें, अच्छी बात सुनें, तिलावत करें और अच्छे माहौल में रहें। फैट्स एक्यूमुलेशन, यानी कि बॉडी पार्ट्स जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके होते हैं तो सिर्फ इसमें जो रिंकल्स वगैरह होते हैं बॉडी में वो दूर करने के लिए फ़ैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बच्चा वेट गेन करना शुरू कर देता है। रिस्पायरेशन, निज़ाम तनफ़्फ़ुज़, इसका जो प्रॉपर होता है वो तैयार हो गया होता है और वर्किंग पोजीशन में होता है। आइज़ तैयार हो गई होती हैं और आईलिड्स ओपन होती हैं। जो ब्लिंकिंग है वो थोड़ी स्लो होती है लेकिन आइज़ जो हैं वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं। स्किन में जो गोल्डन कलर के बाल अपीयर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा जो रिंकल्स होते हैं वो फैट्स के इकट्ठा होने से दूर होना शुरू हो जाते हैं। स्किन का कलर अभी रेडिश होता है। गेस्टेशनल इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो ग़ज़ाई नाली होती है वो प्रिपरेशन की तरफ होती है और इसमें इस वक्त काम चल रहा होता है ताकि बच्चा पैदा होने के बाद ग़ज़ा की नाली से दूध वग़ैरह पी सके। बोन्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा मज़बूत हो रही होती हैं, इसलिए आपको कैल्शियम इंटेक की ज़रूरत होती है और विटामिन्स की, और बोन्स आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो जाती हैं जो कि 9वें महीने तक होती रहती हैं। स्कल इसकी जो है वो नर्म रहती है क्योंकि अगर ये सख्त हो जाए तो डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होती हैं। कुदरती तौर पर ये खोपड़ी की हड्डी नरम रहती है। पोजीशन, बच्चा अपनी जो पोजीशन है वो डेवलपमेंट के हिसाब से लेता है। इस वक्त जो पोजीशन होती है वो चेंजेबल होती है, यानी कि 8वें महीने तक चेंज हो सकती है। बच्चे की जो ज़ुबान है इस स्टेज में काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है और इसमें जो है वो टेस्ट बड्स बन जाते हैं जिससे वो मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट में फ़र्क कर सकता है। अब बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स, यानी कि इस महीने में जो हामला औरत है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो आपको ज़हन में रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डूज़, यानी वो काम जो या वो बातें जो करनी चाहिए या जो आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं या अच्छी हैं। सबसे पहले होती है वॉक, यानी चला फिरा करें, जितना मैक्सिमम हो सके आप एक्टिव रहें और चला फिरा करें। अगर आपको समझ नहीं आती कि कितनी वॉक करनी है तो आप सुबह और शाम 20-20 मिनट वॉक करें। इंगेज रहें, यानी कि कोई भी ऐसी हॉबी लें जिसमें आप मसरूफ़ रहें,
क्योंकि इस महीने में आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम तो नहीं हो पाते और आप बोरियत महसूस करती हैं, तो इससे आप किसी हॉबी में जो है तो मसरूफ़ हो जाएँ तो आपका वक्त आसानी से गुजर जाएगा। मेडिटेशन ये आपने ज़रूर करना है। दिन में आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने सांस की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी है। कभी आपने डीप सांस लेने की कोशिश करनी है और कभी स्लो, कभी आपने स्टमक के ज़रिए सांस लेने की कोशिश करनी है और कभी आपने लंग्स के ज़रिए कोशिश करनी है। एक्सरसाइजेस आपने वो करनी है जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करें। अगर आपकी टांगों में पेन है तो इसके लिए स्ट्रेचेस की एक्सरसाइज आप अपनी डॉक्टर से पूछ लें कि कौन सी स्ट्रेचेस की एक्सरसाइज आप ले सकती हैं कम दर्द के लिए, तो आप वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। आयरन इनटेक आपने ज़रूर करना है क्योंकि जो बच्चे की ग्रोथ के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है वो आयरन खाने से ही मिलता है। आयरन की जो टैबलेट्स आपको खाने के लिए दी गई हैं वो आप खाएं और ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें आयरन की मिक़दार मौजूद होती है, जैसे कि मछली, अंडे, पालक, ऐसी चीज़ें खाएंगी तो आपके जिस्म में आयरन की वाफ़र मिक़दार होगी। मॉनिटर हीमोग्लोबिन आपने जिस्म में जो है चूँकि आयरन की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, तो इसलिए जब आप अपनी मंथली रिपोर्ट करवाएं तो नज़र रखें कि आपका जो लेवल ऑफ HB है क्या है, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए आपका जो 12 HB लेवल होना ज़रूरी है। अगर कम होगा तो आपको एक्सटर्नल ब्लड की ज़रूरत हो सकती है। डोंट्स अब हम वो डिस्कस करेंगे, वो या वो काम या वो बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपका प्रेगनेंसी का 7वां महीना है। तो सबसे पहले आपने सीधा नहीं सोना, क्योंकि सीधा सोने से आपके बच्चे की हेल्थ को ख़तरा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप लेफ़्ट साइड की तरफ सोएं। मैक्सिमम आप अपने आप को कंफर्ट दे के सोएं जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स महसूस हो, वो करें। फिर आपने अगर आप स्मोकर हैं तो आपने स्मोकिंग को छोड़ देना है। अगर अल्कोहल ड्रिंक करती हैं तो उसको भी छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी अपने बच्चे के साथ दुश्मनी होगी। इसके अलावा जहाँ सिगरेट पी रहे हों या फिर उसका जो धुआं है या ट्रैफिक या ट्रैक्टर्स वगैरह का जो धुआं है उससे भी आपने अवॉइड करना है। अवॉइड बेंडिंग, चूँकि आपका पेट बढ़ जाता है तो आपने बेंड नहीं होना, बेंडिंग को अवॉइड करना है। आपके झुकने से बच्चे की हार्ट बीट रुकने का ख़तरा हो सकता है। अवॉइड वेट लिफ्टिंग, अगर आप वज़न उठाती थी तो इसको बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये 7वां महीना डेंजरस होता है। इसमें कई औरतों का बच्चा पैदा होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इस मंथ में एहतियात नहीं करेंगी तो आपका बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाएगा। पैदा तो वो पूरा होगा लेकिन वीक होगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं फूड्स टू ईट, यानी कि वो ग़िज़ाएँ जो आपने खानी हैं। अब आपने ग़िज़ा को बहुत प्रॉपर से चेक करना है, क्योंकि एकदम से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे आपका BP डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको चुन के ग़िज़ा खानी चाहिए जिसमें आपके पास न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों और मिक़दार कम हो। जंक फूड बिल्कुल भी शामिल ना हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने ज़रूर लेना है, इससे बच्चे की ग्रोथ होती है, ये बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ओमेगा 3 आप मेडिसिन की शक्ल में भी ले सकते हैं और अपनी ग़िज़ा में भी खा सकते हैं, जैसे सी फूड, मछली, अंडे, ऐसी चीज़ों में ओमेगा 3 शामिल होता है। विटामिन सी भी आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और आपके जिस्म में खून की कमी भी नहीं होने देता। तो विटामिन सी को आपने लेना है, और अगर आपके पास ऐसे फ्रूट्स मौजूद हैं जिनमें विटामिन सी होता है तो वेल एंड गुड है। ऐसी वेजिटेबल्स जैसे कि चिली है तो आप उसको आपने लेनी है। अब जो टिप्स हैं वो फॉर वुड बी मॉम, अब यानी कि कुछ ऐसी तजवीज़ जो कि हम होने वाली माँ को देते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो रिलैक्स रहें या पुरसुकून रहें, फ़िज़ूल की टेंशन ना लें। टेंशन से असर डायरेक्टली बच्चे पर होता है, बच्चा सेंसिटिव हो जाता है और इसको ख़तरा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे माहौल में रहें जहाँ सुकून हो। ऐसी बातें मत सोचें जिनसे टेंशन होती हो। दूसरा काम आपने करना है कि कलेक्ट इन्फो, यानी मालूमात लें कि लेबर से मुतालिक या बच्चा पैदा होने से मुतालिक बच्चे को कैसे संभालना है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है ताकि जब आप इस स्टेज पर पहुँचें तो आपको सब कुछ पहले से पता हो।
टेक अ ब्रेक, छुट्टी लें। अगर आप काम करती हैं तो आप अपने हस्बैंड के साथ ऐसी जगह जाएं जहां आपको अच्छा महसूस हो, आप अच्छी ब्रीदिंग कर सकें, आपको रिलैक्स महसूस हो। ऐसे करने से आपके मूड पर अच्छा असर पड़ता है और जब आपका मूड अच्छा होता है तो ऑब्वियसली आपके बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। डिस्कस फियर, अपने हस्बैंड के साथ वो तमाम बातें डिस्कस करें जो आपको डाउट्स में हैं या डर है प्रेगनेंसी को लेकर। ऐसा करने से आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा और दूसरा हस्बैंड के साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। डू प्रिपरेशन, यानी लेबर के लिए तैयारी रखें। अगर आपने बैग प्रिपेयर नहीं किया तो कर लें, अगर बच्चे की नर्सरी तैयार नहीं है तो कर लें, अगर आपने बच्चे का रूम डेकोरेट करवाना है तो आप वो भी करवा लें। मैटरनिटी लीव, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो टाइम आ गया है कि आप ऑफिस से छुट्टी ले लें, क्योंकि अब आपकी जो तबीयत है वो ऑफिस का स्ट्रेस लेने के लायक नहीं है। अपने घर के लवेबल माहौल में रहें ताकि आपको अच्छा महसूस हो और आपकी तबीयत पर अच्छे असरात हों। इमरजेंसी, यानी कि कुछ ऐसी सूरत हाल भी होती हैं जहाँ पर आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको शदीद पेन स्टार्ट हो जाए कमर में या आपके पेल्विक एरिया में जो कि पीछे की तरफ जाती हो और आपने फिर इंतज़ार नहीं करना या फिर आपको एक्स्ट्रा एक्सट्रीम प्रेशर महसूस हो रहा हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको जो रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज है वो स्टार्ट हो जाए तो ये भी बहुत ख़तरनाक होता है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा अगर आप को 7वें महीने के लिहाज से कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको इन सब बातों का जवाब दूंगी। अब हम बात करते हैं हमल के 8वें महीने के मुतालिक। इस मंथ में बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, क्या अलामात आती हैं और बच्चे में क्या क्या तब्दीलियां रुनुमा होती हैं, इस मंथ में क्या क्या करने की ज़रूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम सिम्टम्स यानी अलामात के बारे में ज़िक्र करेंगे। इस मंथ में क्या क्या चीज़ें आपको फील्स होती हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 8वें महीने में हैं। तो पहली चीज़ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस का फूलना। आपकी यूट्रस ग्रो करती है, इसके ग्रो करने की वजह से आपके लंग्स को इतना एरिया नहीं मिलता कि वो फूलें और खुलकर सांस लें, इसलिए आपको छोटी छोटी या फूली हुई सांसें आती हैं और आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है। इसके लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि रात के टाइम आप अपने शोल्डर के नीचे जो है तो वो सरहाना लेकर सोएं ताकि आपको जो सांस का मसला है वो कम से कम हो। हेमोराइड, आपका जो रेक्टम एरिया होता है वहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो फूल जाती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको कवर करने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइबर वाली फूड्स खाएं और ज़्यादा पानी पिएं, जैसा कि आपको बताया गया है कि 8 से 10 ग्लास पानी आपने पीना है। ये करने से आप इस मसले से काफ़ी हद तक बच जाएंगी। वेरिकोस वेन्स, आपकी टांगों में ऊपर कुछ फूली हुई नीले रंग की रगें होती हैं, ये हार्मलेस होती हैं, वक्ती होती हैं, ये जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती हैं। इनके होने का रीज़न जो है खून की सप्लाई का ज़्यादा होना है। लेग क्रम्स यानी कि टांगों में खिंचाव का मसला होता है, इसकी रीज़न तो अननोन है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं और जब भी बैठें टांगों को लटका कर ना बैठें बल्कि ऊंचाई पर रख कर बैठें। फटीग, ये परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है या आप डाउन फीलिंग करती हैं, ये कॉमन है और प्रेगनेंसी की सिम्टम्स में से एक कॉमन सिम्टम है। और कई टाइम आप में एनर्जी की कमी हो जाती है, इसलिए आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं। अपनी खुराक को ठीक रखें और प्रॉपर रेस्ट लें। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी अब आपका जो बेली है वो 8वें महीने में ड्रॉप होना वाला होता है पेल्विक एरिया में, जिसकी वजह से आपके ब्लैडर में काफ़ी प्रेशर आता है, जिससे आपको बार बार यूरिन महसूस होता है। इवन आपको हंसते खांसते छींकते हुए भी यूरिन लीक होता महसूस होता है। ये कॉमन है, इसके लिए आपको एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी, इस मंथ में अक्सर एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं क्योंकि आपकी जो डिलीवरी नज़दीक होती है, जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट होती हैं, आपको नींद नहीं आती, आप बहुत अपसेट हो जाती हैं। इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकता है और आपको थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि इसके आप स्ट्रेस फ्री रहें। ब्रिक्सन हिक्स,
कंस्ट्रक्शन, ये एक किस्म की नकली कंस्ट्रक्शन है जो आपको लेबर के लिए प्रिपेयर करती है। अगर आपको ये हो रही हो तो इससे परेशान ना हो, क्योंकि जब आप करवट बदलती हैं या रेस्ट करती हैं तो ये आती जाती रहती हैं। किसी टाइम आपका पेट बहुत तनाव में होता है या खींचा हुआ होता है और किसी टाइम बिल्कुल ढीला हो जाता है। इसको कहते हैं ब्रिक्सन हिक्स कंस्ट्रक्शन। लीकेज ऑफ मिल्क, चूँकि आपकी छाती में दूध बन गया होता है तो कई दफ़ा येलो कलर का जो लिक्विड है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसके लिए आपको पैड्स की ज़रूरत होती है जिसे आप ब्रा में रख सकती हैं ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हों। बैक पेन, बढ़ते हुए वज़न की वजह से आपका जो पेट है वो आगे की तरफ निकल आता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है। कमर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिससे आपको पेन महसूस होता है। कई औरतों को कम और कई को ज़्यादा महसूस होता है। कई औरतों का पेट ज़्यादा बाहर नहीं निकला होता, जिसकी वजह से उन्हें कम दर्द होता है, और जिन औरतों का पेट बहुत ज़्यादा बाहर होता है उनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब बात करेंगे कि जब प्रेगनेंसी में 8वां महीना होता है तो उसमें चेंजेस क्या आती हैं बॉडी में। सबसे पहले ऑब्वियसली आपकी जो बेली है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती है। अब आप इसको छुपा नहीं सकते, अब आप ये जो है तो ये छुप भी नहीं सकती और ना आप इसको छुपा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी पेशाब करते हुए परेशानी का सामना होता है। बच्चे की किक से, आपके हंसने से, खांसी छींकने से जो है पेशाब लीक हो सकता है। लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कई जो है तो इस मंथ को जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो थोड़ा बहुत निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो तो आपको चेकअप की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरह बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो बच्चा जो है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा डिज़ीनेस यानी कि ख़ुनूदगी, ये आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी हो सकती है। लाज़मी नहीं है कि ये आपको हो, कुछ को हो सकती है और कुछ को नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, हॉट फ्लैशेस, फिर आपको गर्मी के झोंके महसूस हो सकते हैं, जैसे एकदम आपको नॉर्मल मौसम लगे और एकदम आपको गर्मी का एहसास हो, ये हॉट फ्लैशेस होते हैं। ये अक्सर ख़वातीन को थर्ड ट्राइमेस्टर में महसूस होते हैं। इवन कि अगर आप जो है तो दिसंबर या जनवरी वगैरह में भी डिलीवरी हो आपकी, तो आपको इस दौरान भी ऐसे गर्मी का एहसास हो सकता है। 8वें महीने में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसके लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है प्रीक्लेम्सिया, यानी प्रेगनेंसी में आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो हो सकता है। तो इसके लिए आपको साल्ट को छोड़ना पड़ता है, स्पाइसेस को कम करना पड़ता है, ज़हन को पुरसुकून रखने की ज़रूरत होती है और स्पेशली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से कई और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि प्री टर्म बर्थ 8वें महीने में हो सकती है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो सिफेलिक पोजीशन पे होते हैं और वो जल्दी पेन में आ जाते हैं और पैदा हो जाते हैं। इन बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और साथ में आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं कि जितने दिन बच्चा इंक्यूबेटर में रहता है चार्जेस बढ़ते हैं, तो जो परेशानी होती है, इसलिए इन दिनों में एहतियात करें। जिन चीज़ों या बातों से मैं मना कर रही हूँ वो ना करें और जिनका कह रही हूँ उन्हें फॉलो करें। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चे में क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले जो बच्चे की हाइट है वो बढ़ जाती है, वो 46 सेंटीमीटर या 18 इंचेस होती है। इसके अलावा उसका जो वेट है वो 2.27 किलोग्राम तक होता है या तकरीबन 5 पाउंड होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पिछले महीने से डबल हो गया है और आपका बच्चा तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। इसके अलावा बच्चे की जो पोजीशन है वो ब्रीच होती है, सर ऊपर की तरफ और जो टांगें हैं वो नीचे की तरफ होती हैं। कई बच्चों की सिफेलिक भी होती है जो कि अच्छी पोजीशन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बच्चों की 8वें महीने के एंड तक पोजीशन चेंज हो जाती है, इसलिए इस महीने में आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी को एक्सेप्ट कर सकें।
बच्चे का दिमाग इस स्टेज में काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो गया होता है, जो ब्रेन है वो फंक्शन स्टार्ट कर चुका होता है, बाहर से आने वाली साउंड और लाइट को महसूस कर सकता है, उसके लिए उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। इस महीने में बच्चे का वेट अच्छा खासा बढ़ जाता है, कई बच्चों का जो है 2 किलो से 3 किलो तक होता है। ये जेनेटिकली होता है, कई बच्चे जेनेटिकली हेल्दी होते हैं और कुछ बच्चे जेनेटिकली वीक होते हैं। इसके बाद बच्चे की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं, जैसे कि बच्चे में जो टेस्टिकल्स हैं, बॉय में जो टेस्टिकल्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है, और अगर गर्ल है तो इसमें वल्वा बन जाती है। फिर बच्चे की बॉडी जो सॉफ्ट बालों से भरी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू कर देते हैं और बच्चे की बॉडी को नॉर्मल बेबी में प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डूज़ एंड डोंट्स, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस मंथ में हामला ख़वातीन को करनी चाहिए, और वो कौन सी चीज़ें हैं या जो वो कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डूज़। सबसे पहले आपको जो है तो वो ईट हेल्दी फूड्स, ऐसी खुराक खाएं जो आपके लिए अच्छी हो, आपके बच्चे के लिए अच्छी हो, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली हो। एक्सरसाइज आपको वॉक ज़रूर करनी है, स्टेप्स चढ़ने हैं, नमाज़ पढ़नी है। आप अपने डॉक्टर से पूछकर एक्सरसाइज कर सकती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प कर सकती हों। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि आपने पानी पीते रहना है। इस स्टेज में आपको गर्मी भी लगती है और क्योंकि ज़्यादा मकदार में ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो ज़्यादा ब्लड आपका तभी बनेगा जब आपके जिस्म में पानी होगा। पानी ठीक से पीना है। इसके अलावा आपने विटामिन जी वाफर मकदार में लेना है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं, तो अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो आपके बच्चे की हड्डियां वीक हो सकती हैं। अगला काम जो आपने करना है वो अगर अभी तक आपने अपना हॉस्पिटल बैग तैयार नहीं किया तो अपना बैग तैयार करके रख लें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आप डिस्कस करते हैं आपसे डेली प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जब भी कोई इनफर्टाइल जो नहीं करनी को कंसल्ट करता है तो उनको जो सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जंक फूड नहीं खाना, और ये जो फूड है वो डाइजेस्टिव को या डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, हार्ट बर्निंग करता है, इससे आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है और इस वक्त आप किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती अपनी सेहत को लेकर, तो आपने जितना मैक्सिमम हो सके जंक फूड को अवॉइड करना है। अगर आपका दिल करे, ऐसे में बहुत पहले ज्यादा कहा दिल कर जाता रहा था है कि या प्रेगनेंसी के कोई खाना है चांसेस आपने तो नहीं आप उसको थोड़ी सी लेकिन मकदार अब में लें। एडवांस टेक्नोलॉजी डोंट स्किप ऐसी आ गई है विटामिन्स। कि लोगों का दूसरी चीज आपने इसका अपने ट्रीटमेंट विटामिन भी और मुमकिन मिनरल्स है। बिल्कुल भी पहले स्किप बात नहीं करते करने, हैं क्योंकि इस वक्त एज़ोस्पर्मिया की आपके टाइप्स बच्चे के को बारे में। इसकी दो मिनरल्स टाइप्स और होती हैं, विटामिन्स एक की होती है बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव जरूरत होती है। एज़ोस्पर्मिया और दूसरी विटामिन्स होती है और नॉन मिनरल्स आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव बॉडी में उनका एज़ोस्पर्मिया। वाफिर मकदार में होना बहुत ऑब्स्ट्रक्टिव ज्यादा जरूरी होता है। एज़ोस्पर्मिया जैसा कि कुछ नाम से ही जो शो है हो तो फिर रहा है आपने कहीं ना योगा कहीं के कोई कुछ रुकावट पॉजेज है, होते हैं तो जो जो हार्ड स्पर्म होते जहाँ हैं पर बनते हैं जिनके करने टेस्टिस से में आपके और बच्चे जहाँ को से खतरा रिलीज हो होते सकता हैं है। यानी अगर कि आप पहले यूरेथ्रा योगा में, वगैरह करती इनका जो थी तो दरमियानी आपने वो पैसेज वाली होता है प्रैक्टिस वहाँ कोई खत्म ना कर कोई देनी है रुकावट और होती डॉक्टर है से जिसकी पूछे वजह से बगैर कोई भी प्रेगनेंसी स्टेप नहीं हो नहीं पाती, लेना। स्पर्म्स अवॉइड रुक स्ट्रेस, जाते हैं और जो आपने कोई सीमेन भी स्ट्रेस एनालिसिस नहीं होता है लेना, आपने वो परेशान जीरो नहीं स्पर्म होना शो लेबर को करता है। लेकर सी इसका सेक्शन के मतलब बारे ये में नहीं है सोच कि के, बॉडी में क्योंकि स्पर्म जो नहीं होना बन है वो रहे, तो होके बॉडी में रहेगा। अपने डेफिनेटली लिए स्पर्म आप बन दुआ रहे करें हैं, और ये टेस्टिस एबंडेंट सोचें अमाउंट कि में जो भी स्पर्म्स हो बना रही वो हैं, बेहतर लेकिन हो, वो तो आगे आपने पहुंच नहीं स्ट्रेस नहीं पाते। लेना। जो दूसरी एक टाइप तो है वो मेंटल है नॉन स्ट्रेस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा होता एज़ोस्पर्मिया। है फिजिकल इसमें स्ट्रेस, बॉडी तो स्पर्म आपने बना वो ही नहीं फिजिकल रही स्ट्रेस भी होती, नहीं तो लेना। जब ब्रेक स्पर्म देकर प्रोड्यूस ही रेस्ट नहीं होंगे लेकर तो वो काम किस करना तरह है अपनी ताकि डेस्टिनेशन आपके तक जिस्म को पहुंचेंगे। एक्स्ट्रा क्योंकि थकावट ना स्पर्म हो। बनते फिर ही आप नहीं है अगर तो सीमन सिगरेट में भी पीती नहीं हैं होते तो और रिपोर्ट आपने जीरो शो उसको होती है। बिल्कुल ख़त्म ये कर रिपोर्ट देना बहुत है। अगर मायूस आप कुन होती है, अल्कोहल इससे पीती हैं तो प्रेगनेंसी वो भी आप पॉसिबल ही बिल्कुल नहीं ख़त्म होती। कर दें। स्पर्म्स हैं ही अब नहीं तो ये नहीं है प्रेग्नेंट कि आप कैसे होंगे। सिगरेट अगर आपके ऐसे इर्द गिर्द कोई पेशेंट सिगरेट को पीता डोनर है तो स्पर्म्स आपने लेने उस का जगह पर मशवरा भी दिया बिल्कुल जाता है। जाना इन छोड़ दोनों का देना है फर्क ताकि करने के आप लिए एक एक हेल्दी टेस्ट बेबी होता को है और वो पैदा होता है कर सकें। फ्रक्टोज का अब डिस्कस सेमन करते टेस्ट। हैं डाइट के इसके बारे में अंदर कि फ्रक्टोज 8वें का महीने लेवल की जो चेक किया डाइट है जाता वो है। अगर आपने फ्रक्टोज लेनी है, का वो बैलेंस टेस्ट होनी नेगेटिव चाहिए, आता है तो इसमें इसका फाइबर मतलब होने है कि चाहिए। आपको ऑब्स्ट्रक्टिव इसके लिए आपको एज़ोस्पर्मिया ज़्यादा है, और वेजिटेबल्स अगर लेने की पॉजिटिव ज़रूरत आता है। है तो फिर इसका मतलब आपको है आपको ओमेगा नॉन 3 फैटी ऑब्स्ट्रक्टिव एसिड है वो एज़ोस्पर्मिया रोज़ है। खानी चाहिए ताकि इन आपके दोनों के बच्चे की अलग जो अलग ब्रेन की ट्रीटमेंट है और डेवलपमेंट है उनकी वो अच्छी सक्सेस हो रेट जाए। भी फिर डिफरेंट है। आपने कच्ची चीज़ें नहीं एज़ोस्पर्मिया खानी, में जो आधी कच्ची और ऑब्स्ट्रक्टिव आधी पकी चीज़ें एज़ोस्पर्मिया का नहीं खानी, ट्रीटमेंट है वो बहुत ही प्रोसेस्ड आसान फूड है नहीं और इसका खाना, सक्सेस कॉफ़ी रेट नहीं बहुत पीनी, अच्छा है। अनपेस्चराइज्ड मिल्क अगर नहीं आप पीना इसको ताकि आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव जो एज़ोस्पर्मिया को आपको फूड ख़त्म करना पॉइजन या चाहते कोई हैं भी एलर्जी सर्जिकली, ना तो हो ये जाए। सेमन का अब रास्ता कुछ बहाल टिप्स हो होने जाएगा और वाले सेमन में बाप के स्पर्म्स आ लिए। जाएंगे। आपकी जो इसका एक मिसेज हैं मेथड ये वो है कि बहुत
ज़्यादा टेस्टीज में से फिजिकली डायरेक्ट और स्पर्म्स को मेंटल चेंज से गुजर एस्पिरेट कर रही लिया हैं, जाता तो है, आपको निकाल उनको लिया अपने जाता है होने और का उन्हें एहसास आईवीएफ के कराना थ्रू है, उनको एग्स के रियलाइज़ साथ कराएँ कि मिलाकर आप उनके एम्ब्रियो साथ बनाया हैं, जाता है, उनकी हर जिसका प्रॉब्लम को फादर समझते हैं। जेनेटिकली दूसरी वही चीज़ होता ये है है कि आप जिसके अब स्पर्म्स वो होते इतनी हैं, कैपेबल इसमें कोई नहीं डोनर है कि वो स्पर्म्स जिस तरह नहीं पहले चाहिए होते। घर के काम करती ऐसी थी, अब वो टेक्निक कर को सकें, तो ईज़ा आपने और टीज़ा उनको कहते हैं। घर ये के कामों तरीकाकार में बहुत उनके साथ इफ़ेक्टिव है हेल्प और करवाने की तकरीबन ज़रूरत है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिफरेंट टास्क में आप एज़ोस्पर्मिया का उनकी मदद जो करें ताकि सक्सेस रेट है आपको वो अच्छा महसूस ऑलमोस्ट हो। ऑलमोस्ट और इसके 100% है। अलावा ये जो है तो बहुत ही अच्छा आपने फिगर है और इतनी ऐसे पेशेंट को ट्रीट जो है तो करके अपने पास उनका अपना अमाउंट बच्चा रखनी दिलाया है कि जा जिससे सकता है। कि अगर अब बात आपका जो करते हैं दूसरी टाइप अगर यानी आपकी जो नॉन डिलीवरी ऑब्स्ट्रक्टिव है वो एज़ोस्पर्मिया नॉर्मल के हो बारे जाती में। है तो वो तो इसमें वेल कोई एंड गुड है, रुकावट नहीं होती, लेकिन कोई इसके मसला अलावा नहीं आपने होता। मसला इतनी होता है रखनी तो है कि सिर्फ़ और अगर सिर्फ़ आपका सी टेस्टीज़ में सेक्शन मसला हो होता है, रहा यानी है कि तो सी स्पर्म्स ही सेक्शन के नहीं लिए बन रहे। आपके पास, यहाँ ताकि पर आपको स्पर्म्स बाद में ना कोई बनने की कई परेशानी ना हो, वजूहात हो आपके पास वो सकती हैं। अमाउंट फॉर मौजूद एग्ज़ाम्पल हो। ऐसा हो सकता अगर है कि ब्रेन आपकी से ऐसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स को हैं जो लेके कम किसी बन भी रहे किस्म हैं, की जो कोई भी स्पर्म्स को डाउट्स बना हैं, ही कोई भी नहीं रहे प्रॉब्लम है, तो या जो आप टेस्टीज़ जो है को तो मुझसे एक्टिवेट ही नहीं डिस्कस कर कर पा सकती रहे हैं। हैं। इसके आपको अलावा एक मैं हर आपकी मेल हार्मोन परेशानी का होता है जो है तो टेस्टोस्टेरोन, हल अगर इसकी बता सकती डेफिशिएंसी हूँ। हो तो भी आपको क्या स्पर्म्स लेना नहीं बनते चाहिए, या क्या बाज़ खाना दफ़ा टेस्टिस चाहिए, का अपना ही कौन-सी फंक्शन ख़राब होता है। मेडिसिन्स टेस्टिस लेनी में कोई चाहिए। ट्रॉमा या इसके इन्फेक्शन अलावा होता आपको है। जो बाज़ एक्सरसाइज़ेज़ औक़ात हैं वो टेस्टिस आपको में बता सकती हूँ। अगर रेडिएशन आप की कमेंट एक्सप्लोजन करेंगे हुई तो होती है, आपको जिसकी वजह कोई भी से अगर स्पर्म्स नहीं इन्फॉर्मेशन बन रहे चाहिए, होते। इसका किसी एक भी तरीका ये डिज़ीज़ है के कि बारे जिससे में हम कुछ भी इसे आपको ट्रीटमेंट चाहिए कर तो सकते आप हैं, जो है मुझे वो है कमेंट में बता माइक्रोटीज़ा। सकते हैं। इसमें मैं माइक्रोस्कोप के आपकी ज़रिए टेस्टिस तमाम को परेशानी को हल इवैल्यूएट करने की करते हैं। कोशिश करूँगी माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह। के ज़रिए टेस्टिस इसके में साथ ही कई ऐसे वीडियो एरियाज़ ने होते हैं होप्स हो के जहाँ पे कुछ आपको ना कुछ इस स्पर्म्स वीडियो बन से रहे होते हैं, काफ़ी कुछ वहीं से स्पर्म्स इंटरेस्टिंग को एस्पिरेट जानने कर को लेते हैं। मिलेगा बाकी का और ट्रीटमेंट आपकी वैसे ये ही होता वीडियोस है जैसे बहुत ज़्यादा आईवीएफ के हेल्प थ्रू बेबी करेंगी। डेवलप होता है, अल्लाह एम्ब्रियो बनता है। हाफ़िज़। इसमें भी डोनर वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 15 ऐसे साइंस बताएंगे जो आपको बताएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और इसमें कोई मसला नहीं है। ये साइंस आपकी हेल्थ के साथ जुड़े होते हैं। अगर माँ हेल्दी हो तो बच्चा भी हेल्दी होता है। अब हम आपको 1 बाय 1 वो साइंस बताते हैं जिनसे आप गेस कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी जा रही। पहला है कंसिस्टेंट ग्रोथ पैटर्न, यानी कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ हर महीने ठीक जा रही है, हर अल्ट्रासाउंड में जब डॉक्टर आपको चेक करती हैं तो उसकी ग्रोथ ठीक होती है, हर महीने बच्चे की हाइट 2 इंच बढ़ती है, इसी तरह वजन भी बढ़ता है। तो अगर आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी जा रही है और स्टैंडर्ड लेवल पर जा रही है तो ये अच्छा साइन होता है और ये साइन बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है। दूसरी चीज वजन, बच्चे के वजन और साइज के साथ माँ का वजन बढ़ना भी जरूरी होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर आपका वजन चेक करती हैं और आपका वजन बढ़ रहा है और मुनासिब बढ़ रहा है, जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो ये भी एक अच्छा साइन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपके बच्चे दोनों की हेल्थ अच्छी चल रही है। तीसरी चीज मूवमेंट होती है। आमतौर पर 20वें हफ्ते में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। कई औरतों को 24वें हफ्ते में महसूस होती है। ये डिपेंड करती है बच्चे के हार्ट के ऊपर और बच्चे की पोजीशन के ऊपर। अगर तो आपकी मूवमेंट ठीक जा रही है, शुरू में आपको क्वेकरिंग मूवमेंट फील होती है, इसके बाद आपके बच्चे की मूवमेंट चेंज महसूस होती है आपको, क्योंकि वो मुख्तलिफ स्टिमुलाइट्स पर अब रिस्पॉन्स कर रहा होता है, जैसे लाइट के ऊपर, साउंड के ऊपर, पेन के ऊपर। फिर 8वें महीने में वो किकिंग के ऊपर आ जाता है। अब आपको एक्टिविटी चेंज लगती है और ऐसे ही जब बच्चा 9वें महीने में मूव करता है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, क्योंकि अब इसको ज्यादा मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती, जगह कम पड़ जाती है। ये मूवमेंट आपको बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है। अगली चीज आ जाती है हार्ट बीट। अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट जो कि 5वें हफ्ते से डॉक्टर सुन सकते हैं तो वो ठीक जा रही है। आमतौर पर ये 100 से 160 बीट्स पर मिनट होती है और आपको ये बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर आपके बच्चे के लिए आपका स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिससे चेक करते हैं बच्चे का हार्ट कैसा है, उसकी हार्ट बीट कैसी। तो अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है वो ठीक जा रही है तो ये बताता है कि आपकी प्रेगनेंसी भी ठीक जा रही है। पोजीशन, फिर नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो है बच्चे की पोजीशन। ये बहुत ज्यादा काउंट करती है। कुछ औरतों को मसला होता है कि बच्चा ब्रीच होता है या बच्चा
सेफ पोजीशन पर नहीं होता, तो इससे ये खतरा रहता है कि कहीं प्री टर्म लेबर स्टार्ट ना हो जाए या फिर आपका ऑपरेशन ना हो जाए, तो जो बच्चे की पोजीशन है वो बताती है कि प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। इसके बाद आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपको अपने ब्रेस्ट बड़ी महसूस होती है और हाथ लगाने से दुखती है और नर्म महसूस होती है, इसकी वजह होती है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स, जिनका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। अगर आपको ये फील होता है तो ये इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी को ठीक से अडॉप्ट कर रही है और प्रेगनेंसी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रही है। इसके बाद अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज होता है तो ये ज्यादा डिस्चार्ज अच्छा होता है, क्योंकि इसका जिम्मेदार एस्ट्रोजन जो कि एक हार्मोन है वो होता है और ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। ये डिस्चार्ज आपके वेजाइना को साफ करता है और इसके साथ साथ आपके वूम में भी किसी किस्म के इन्फेक्शन को दाखिल होने से रोकता है। अगर आपको डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है तो ये बताता है कि प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है। फिर मॉर्निंग सिकनेस भी आमतौर पर औरतों के लिए बहुत मुसीबत होती है, क्योंकि सुबह सुबह उनका दिल मतलाता है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये आपके जिस्म में HCG हार्मोन की वजह से होता है, जो प्रेगनेंसी का हार्मोन कहलाता है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो इसी का लेवल चेक किया जाता है। अगर ये अच्छी अमाउंट में बन रहा हो तो ये आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस भी साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है। इसके बाद बहुत अहम चीज होती है आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर। अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हो जाती है और आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। और अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको प्रीक्लेम्सिया हो जाता है, एडिमा ज्यादा हो जाता है और आपके बच्चे की हार्ट बीट बढ़ जाती है और बहुत से दूसरे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर आप इनका लेवल ठीक हो तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है। इसके बाद आ जाता है प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा की पोजीशन भी ये डिटरमाइन करती है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। अगर आपका प्लेसेंटा प्रोविया है और आपको या फिर आपको प्लेसेंटा का कोई और मसला है, जैसे कि इसमें कोई ब्लड लीकेज हो रही है या वो डिटार्ट हो जाता है, तो फिर आपका एबॉर्शन हो जाता है, डिलीवरी प्रीमेच्योर हो जाती है। इसलिए प्लेसेंटा और उसकी पोजीशन ये बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है, स्मूथ जा रही है। इसके बाद जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका प्रेगनेंसी में होना बहुत जरूरी होता है और मिकदार में होना भी बहुत जरूरी होता है, जैसा कि प्रोजेस्टेरोन। अगर आपके जिस्म में 20 मिलीग्राम बनते हैं, जब आप प्रेग्नेंट नहीं होती तो 20 मिलीग्राम बनते हैं। अगर आप उन्होंने तकरीबन 20 गुना ज्यादा बनना होता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जो कि 400 मिलीग्राम बनता है। अगर ये ठीक बन रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे और एंडोमीट्रियम जो कि यूट्रस की लाइन होती है उसको स्मूथ करते हैं और इंश्योर करते हैं। इसके बाद एस्ट्रोजन होता है जो कि 60 ग्राम बनता है जब आप प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ये 1200 ग्राम बनता है। अब आप देख सकती हैं ये कितने गुना ज्यादा होता है और इसका काम आपकी यूट्रस की ग्रोथ होती है। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मतलूबा मिकदार में बन रहे हों तो ये शो करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है। फिर फटीग। अब आपको ये हैरानगी होगी सुन के कि फटीग प्रेगनेंसी में कैसे एक अच्छा साइन है। फटीग ये होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है और एग्जॉशन होती है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपके जिस्म में मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और आपके बच्चे को ठीक से सप्लाई जा रही है खून की, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। तो फटीग ये शो करती है कि आपके जिस्म में काम हो रहा है। ऐसे में आप अपने जिस्म से फाइट ना करें बल्कि जिस्म को रेस्ट दें ताकि आपको अपनी फटीग को नॉर्मल होने दिया करें ताकि आप अपने काम अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये वैसे तो बहुत उलझन होती है, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छा साइन होता है। तो ये
भी हार्मोन्स की वजह, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो कर देते हैं और स्लो करने की वजह से इसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन आपके लिए अच्छी होती है। इसी तरह ये जिस्म को हाइड्रेटेड रहने देती है और इसके बाद आपके जिस्म में फाइबर्स इनटेक करती हैं, तो आपके जिस्म में फाइबर्स की मिकदार ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो इस तरह ये कॉन्स्टिपेशन आपके लिए एक अच्छा साइन होता है। अगर इसके बाद अगर आपको कोई सिस्टम नहीं आ रहा, कोई सिम्टम नहीं आ रहा, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी स्ट्रिप के ऊपर 2 लाइंस आती हैं, तो इसके बाद आप अपने जहन को बना लेती हैं कि अब आपको सिम्टम्स आने वाले हैं, जैसा कि मेरा दिल खराब होगा या फिर कोई और सिम्टम, तो लेकिन आपको कोई भी फीलिंग नहीं आ रही, तो ये भी एक अच्छी प्रेगनेंसी की इलामत है। और अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जा रही है और ये एक ब्लेसिंग प्रेगनेंसी है। इसके ऊपर आपको कंफ्यूज होने की या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिरी निशानी ये होती है कि आपका बच्चा जिस सेक या थैली में बंद है उसे एमनियोटिक सेक कहते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको वाटर फ्लूइड होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसकी मुनासिब मिकदार होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये कम हो तो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए खतरा होता है, और अगर ज्यादा हो तो बच्चा वीक हो जाता है। इसकी मुनासिब मिकदार ये जाहिर करती है कि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है और ये एक अच्छा साइन है। अगर आपको मेरी आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है ज़ीरो स्पर्म काउंट के बारे में, यानी एज़ूस्पर्मिया के बारे में। एज़ूस्पर्मिया की क्या रीज़न्स होती हैं, क्या टाइप्स हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या वाकई ही अवेलेबल है, और अगर ये ट्रीटमेंट मौजूद है तो इसका सक्सेस रेट क्या है, इसी पर आज हमने बात करनी है। टॉपिक पर बात करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज़ूस्पर्मिया क्या होता है? हम अपनी डेली प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जब भी कोई इनफर्टाइल कपल किसी डॉक्टर को कंसल्ट करता है तो उनको जो सबसे पहले रिपोर्ट करवाने के लिए दी जाती है वो है हस्बैंड की सीमन एनालिसिस। और हस्बैंड के जो सीमन एनालिसिस होता है इसकी रिपोर्ट आमतौर पर 2 या 3 दिन में जनरेट होती है, और जब ये रिपोर्ट जनरेट होकर आती है तो जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत ही परेशान कुन होते हैं कि रिपोर्ट के अंदर स्पर्म काउंट नील या 0 होती है, यानी मेडिकल टर्म में इसे एज़ूस्पर्मिया कहते हैं। ऐसे में पहले कहा जाता था कि प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि लोगों का इसका ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। पहले बात करते हैं एज़ूस्पर्मिया की टाइप्स के बारे में। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया और दूसरी होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, तो जो स्पर्म जहाँ पर बनते हैं टेस्टिस में और जहाँ से रिलीज़ होते हैं यानी कि यूरेथ्रा में, इनका जो दरमियानी पैसेज होता है वहाँ कोई ना कोई रुकावट होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, स्पर्म्स रुक जाते हैं और जो सीमन एनालिसिस होता है वो 0 स्पर्म शो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहे, बॉडी में डेफिनेटली स्पर्म बन रहे हैं, टेस्टिस अबंडेंट अमाउंट में स्पर्म्स बना रही हैं, लेकिन वो आगे पहुंच नहीं पाते। जो दूसरी टाइप है वो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया। इसमें बॉडी स्पर्म बना ही नहीं रही होती, तो जब स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो वो किस तरह अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। चूँकि स्पर्म बनते ही नहीं हैं तो सीमन में भी नहीं होते और रिपोर्ट 0 शो होती है। ये रिपोर्ट बहुत मायूसकुन होती है, इससे प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं होती। स्पर्म्स हैं ही नहीं तो प्रेग्नेंट कैसे होंगे? ऐसे पेशेंट को डोनर स्पर्म्स लेने का मशवरा दिया जाता है। इन दोनों का फ़र्क करने के लिए एक टेस्ट होता है और वो होता है फ्रक्टोज का सेमन टेस्ट। इसके अंदर फ्रक्टोज का लेवल चेक किया जाता है। अगर फ्रक्टोज का टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया है, और अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ूस्पर्मिया है। इन दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट है और उनकी सक्सेस रेट भी डिफरेंट है।
एज़ोस्पर्मिया में जो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आसान है और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आप इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया को ख़त्म करना चाहते हैं सर्जिकली, तो फिर सेमन का रास्ता बहाल हो जाएगा और सेमन में स्पर्म्स आ जाएंगे। इसका एक मेथड ये है कि टेस्टिस में से डायरेक्ट स्पर्म्स को एस्पिरेट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और उन्हें IVF के थ्रू एग्स के साथ मिलाकर एम्ब्रियो बनाया जाता है, जिसका फादर जेनेटिकली वही होता है जिसके स्पर्म्स होते हैं। इसमें कोई डोनर स्पर्म्स नहीं चाहिए होते। ऐसी टेक्निक को ईज़ा और टीज़ा कहते हैं। ये तरीकाकार बहुत इफ़ेक्टिव है और तकरीबन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 100% है। ये बहुत ही अच्छा फिगर है और ऐसे पेशेंट को ट्रीट करके उनका अपना बच्चा दिलाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप यानी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के बारे में। इसमें कोई रुकावट नहीं होती, कोई मसला नहीं होता। मसला होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ टेस्टिस में मसला होता है, यानी कि स्पर्म्स ही नहीं बन रहे। यहाँ पर स्पर्म्स ना बनने की कई वजूहात हो जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि ब्रेन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कम बन रहे हैं, जो स्पर्म्स को बना ही नहीं रहे या जो टेस्टिस को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे। इसके अलावा एक मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो भी स्पर्म्स नहीं बनते या बाज़ दफ़ा टेस्टिस का अपना ही फंक्शन ख़राब होता है। टेस्टिस में कोई ट्रॉमा या इन्फेक्शन होता है। बाज़ औक़ात टेस्टिस में रेडिएशन की एक्सप्लोजन हुई होती है जिसकी वजह से स्पर्म्स नहीं बन रहे होते। इसका एक तरीका ये है कि जिससे हम इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो है माइक्रोटीज़ा। इसमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए टेस्टिस को इवैल्यूएट करते हैं। माइक्रोस्कोप के ज़रिए टेस्टिस में कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कुछ न कुछ स्पर्म्स बन रहे होते हैं, वहीं से स्पर्म्स को एस्पिरेट कर लेते हैं। बाकी का ट्रीटमेंट वैसे ही होता है जैसे IVF के थ्रू बेबी डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है। इसमें भी डोनर स्पर्म की ज़रूरत नहीं होती। माइक्रोटीज़ा की जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% है, जो कि काफ़ी होपफुल फिगर है। होप्स हो कि आने वाले टाइम में और भी एडवांस होगा, इसका सक्सेस रेट भी इंक्रीज़ होगा और ट्रीटमेंट मज़ीद अच्छा होगा। आपने मायूस नहीं होना, किसी अच्छे फर्टाइल सेंटर से कंसल्ट करना है। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।